अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है जी पीरा के जो एसडीओ की जॉब के अंदर जो शेड्यूल लॉज हैं उनके अंदर एक उनमें से है द टेनेंसी एक्ट 1887 वाला, द टेनेंसी एक्ट 1887। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज आप लोगों को इसका चैप्टर नंबर जो 1 है उसके अंदर वो करवाऊंगा, डेफिनेशंस करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि इस एक्ट की जरूरत पेश क्यों है। नंबर 2 पर आपको पूरे का पूरा जो टेंडेंसी एक्ट है इसकी समझ आ जाएगी बेसिकली आया क्यों, इसका काम क्या है और फ्यूचर में ये कैसे में हेल्प करेगा। और आपने इसको तैयार करना वन पेपर के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से, तो आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा ये लेक्चर सुनने के बाद कि आप पूरे का पूरा अगर आप टेंडेंसी एक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि टेंशन है और आपके लिए ये जो एक्ट है ये हलवा हो जाएगा। अब इस एक्ट के अलावा अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे पीरा एक्ट के कंप्लीट लेक्चर्स, द पंजाब कन्वेंशन ऑफ वोटिंग एक्ट, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जितने लेक्चर आपने वो 1 से लेकर 40 तक करने हैं वो सारे के सारे हैं। सीआरपीसी के ऊपर लेक्चर्स हैं, मैथ के ऊपर लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के ऊपर लेक्चर्स हैं, ज्योग्राफी के ऊपर लेक्चर्स हैं। ये सारी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग जाके देखने चाहते हैं उसको जरूर विजिट करें। और ये टेंडेंसी एक्ट मैं आप लोगों को कंप्लीट आगे जाके अभी पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं आपको ये लेक्चर नंबर 1 दूंगा, इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा, ये पूरे का पूरा एक्ट का बैकग्राउंड, एक्ट क्यों आया और इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराऊंगा। इसकी डेफिनेशन जो 20 डेफिनेशन है जो बार बार वर्ड्स इस्तेमाल होंगे इस एक्ट के अंदर वो आपको समझा दूंगा। और उसके बाद हमने नोट्स बनाए हुए हैं पूरे के पूरे पेपर 3 के लिए। पेपर 3 मतलब जिसके अंदर शेड्यूल लॉज पीरा के हैं, पीरा एक्ट है, उसके बाकी जितने शेड्यूल लॉज हैं नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल मैक्सिम्स और जितना पेपर 3 कंप्लीट के नोट्स और उसके साथ जो पेपर 1 है उसके अंदर कंप्यूटर साइंस के नोट्स, ज्योग्राफी के नोट्स, ईडीएस के नोट्स और मैथमेटिक्स के नोट्स हैं। और मैथमेटिक्स के लेक्चर भी मेरे चैनल पर पढ़े, आप वो भी जाके सुन सकते हैं अपनी एसडीओ की तैयारी के लिए। और ये सारे के सारे नोट्स आप ले सकेंगे। और उसके अलावा मंडे से हमारे टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। इसके अंदर हम आप लोगों के डेली बेस के ऊपर टेस्ट लेंगे, पूरा का पूरा पेपर 3 करवाएंगे, पेपर 1 के टेस्ट लेंगे ताकि आप लोग एक एवेल्युएशन प्रोसेस से गुजरे होंगे। आपके डेली टेस्ट हो जाएगा करेंगे, आपको एक स्केड्यूल मिला करेगा कि मंडे का आपको टेस्ट इस चीज का है, ट्यूसडे को इस चीज का है, तो फिर आप उस चीज को टारगेट होकर तैयारी करेंगे। और आपका जो काम वेग है, जो आपको पता नहीं कि मैंने कब करना है, जल्दी करूं, वो लेट हो रहा होता है, तो फिर वो काम आपका जब स्केड्यूलाइज हो जाएगा, आपको शाम को टेस्ट देना है, उसके मुझे नंबर मिल रहे हैं, तो फिर वो होगा कि आपकी रूटीन बन जाएगी। आप डेली जो काम आपकी एफिशिएंसी है, पहले अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं घंटे के, तो फिर आप वही सब्जेक्ट या वही पेपर को आप तैयारी करने के लिए आप 3-3, 5-5 या 10 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको पता है एक चेक एंड बैलेंस इंसान को होना जरूरी होता है और वो आपको एक चेक एंड बैलेंस भी मिल जाएगा थ्रू टेस्ट सीरीज के। और आपका जब तक टेस्ट नहीं हो जाता, अगर आप एक टेस्ट में डॉल हो जाते हैं तो आप टेस्ट होने तक टेस्ट भी दे सकेंगे और आपको नोट से फायदा भी उठा सकेंगे। ये जो हमारी पूरे के पूरे सेशन की फीस है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए। और ये जो हमारी इसके अंदर एनरोल होने के लिए जो 5 सितंबर तक आप एक डिस्काउंट ले सकते हैं और वो है जी 2500 रुपए तक। आप 2500 रुपए पे करके एनरोल हो सकते हैं अगर आप कोड बताएंगे यूनस25, तो आपसे फीस सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए चार्ज की जाएगी, ना कि 3000 रुपए। और ये सिर्फ और सिर्फ 5 सितंबर तक आप लोगों के लिए डिस्काउंट ऑफर है। और आगे हम चलते हैं जी टेंडेंसी एक्ट के ऊपर। इंशाल्लाह आप लोगों को आज इस लेक्चर के अंदर टेंडेंसी एक्ट के बारे में कोई भी एम्बिग्युइटी, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। और ये नोट्स लेने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस नंबर पे रब्ता करके कोड बता के आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं और सारे के सारे। और हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, उसके अंदर आप अपने टेस्ट भी दे सकेंगे। डेली शाम को लिंक आ जाया करेगा, टाइम हम फिक्स करेंगे आप लोगों के लिए और फिर आप टेस्ट भी दे सकेंगे। बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इस एक्ट का नाम क्या है, द पंजाब टेंडेंसी एक्ट 1887। जी तो आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि जी 1887 के अंदर तो पंजाब था ही नहीं, तो ये एक्ट कैसे आया। तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए जो पंजाब सूबा है ना जी, पंजाब 1849 का जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने पंजाब को एक प्रोविंस का स्टेटस दे दिया था। मतलब 1849 के अंदर पंजाब है जो पाकिस्तान के अंदर आजकल जितने भी सूबे हैं सबसे पहले पंजाब को स्टेटस मिला था एज आ एक अलग से प्रोविंस होने का। तो जो ये एक्ट है ये 1887 के अंदर 1887 के अंदर आया और ये
23 सितंबर 1887 के अंदर गजट के अंदर शाया हुआ, मतलब 1887 के अंदर 23 सितंबर को ये पब्लिश हुआ। तो ये 23 सितंबर 1887 को पंजाब के तमाम लोगों के ऊपर लागू हो गया। इस दिन ये पब्लिश हुआ था गजट के अंदर। अब आपको समझ आ रही होगी द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का मतलब क्या है, नाम का। अब हम चलते हैं फर्दर, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये आया क्यों एक्ट। बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए, ना इसमें से एमसीक्यूज बनेंगे, लेकिन बैकग्राउंड कराना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि फिर आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि टेनेंसी एक्ट आया क्यों। आपको पता है 1857 के अंदर 1857 के अंदर हुई जंग आज़ादी। जंग आज़ादी होने के बाद जो अंग्रेज़ थे वो डरे हुए थे कि दोबारा कहीं इस तरह की कोई और मजीद जंग का उन्हें सामना ना करना पड़े। लेकिन टेनेंसी एक्ट आने से पहले जो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है, इसका मतलब आपको बताता हूँ। टेनेंट बेसिकली कहते हैं ठेकेदार को, जो ज़मीन जिसके पास ज़मीन ठेके पे होती है, और लैंडलॉर्ड जो ज़मीन का मालिक है। अब इन दोनों के दरमियान बड़े डिस्प्यूट्स होते थे। डिस्प्यूट होने का मतलब ये है कि अब लैंडलॉर्ड ने ज़मीन दे दी है ठेकेदार को, ज़मीन काश करने के लिए ठेकेदार उसको कुछ पैसा देता है उसके ज़मीन लेने की एवज़। अब यहाँ पर इशू ये है कि इस एक्ट आने से पहले कोई रेगुलेशंस नहीं थी, कोई तरीक़ेकार नहीं था। सम टाइम ऐसा होता था कि जो टेनेंट है वो बेचारा मेहनत करता था, सारी फसल काश करनी, सारा काम करना, और जब बांटने की बारी आती या हिस्सा देने की बारी आती, जो लैंडलॉर्ड था वो उसे सारा कुछ छीन लेता। वो कहता ज़मीन तो मेरी है, उसे फ़र्ज़ करें उसको 1000 रुपये उसका मुआवजा बनता है उस टाइम के हिसाब से, तो वो उसको 5-10 रुपये या 100 रुपये दे के टरखा देता था कि चलें यार ये ज़मीन तो मेरी है, तुम निकलो यहाँ से। अब इससे जो टेनेंट है इसके जो राइट्स थे वो भी मजरूह हो रहे थे, वो भी बड़ा परेशान था। अब उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है उसको, मतलब अपना जो डेली ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए उसको भी काम करना है। और जो लैंडलॉर्ड है, सम टाइम ऐसा होता था कि जो टेनेंट है वो ज़मीन लेता था ठेके पे लेने के बाद वो टेनेंट को कुछ वापस नहीं करता था, या टेनेंट के साथ वो अपना जो मामला था वो उसके ख़राब हो जाते थे। तो इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट्स होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती थी। तो इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट होते रहते थे, मतलब लड़ाइयाँ होती रहती थी। जब इनमें डिस्प्यूट होते थे तो उसका वजह क्या बनती थी। अब जो ब्रिटिशर थे जो उस वक्त हुकूमत कर रहे थे वो बड़े परेशान होते थे, और वो डरते भी थे क्योंकि उससे पहले उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी देख रखी थी। एक रिवॉल्ट हुआ था उनके अगेंस्ट और उनका बड़ा नुकसान हुआ था। तो जब उनका रूल चल रहा है उसके अंदर जंग आज़ादी होती है, उनकी जानों का भी नुकसान होता है, एक बड़ा केओस क्रिएट होता है इस रीजन के अंदर, बड़ा मसाइल पैदा होते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, द पंजाब टेनेंसी एक्ट पब्लिश किया। ये एक रूल बनाया कि आज के बाद जो लैंडलॉर्ड हैं या टेनेंट के हैं, इनके आपस के दरमियान जो भी मामलात हैं उनको एक स्ट्रीम लाइन पर लाया जाए और उनको एक बेहतर तरीके से लेके चला जाए। तो इस वजह से इस एक्ट की ज़रूरत पेश आई। समझ आ गया होगा आपको कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान मसाइल बढ़ना शुरू हो गए थे। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 की तरफ। अब हम टेनेंसी एक्ट शुरू करते हैं। अब देखें टेनेंसी का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, टेनेंसी बेसिकली कहते हैं ठेकेदारी को। ठेकेदारी ये दाल है। अब ठेकेदारी होना, और जो टेनेंट होता है उसको क्या कहते हैं, ठेकेदार। तो मतलब एक ऐसा एक्ट जो ठेकेदारी को डील करता है। ठेकेदारी मतलब क्या होती है, एक बंदा है, फ़र्ज़ करें मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, मेरे पास कुछ ज़मीन का एक टुकड़ा है, मैं किसी बंदे को ठेके पे देता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है या इतने वसाइल नहीं है या कुछ भी, मैं कहता हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको खुद इसकी देखभाल करूँ। मैं एक बंदे को ज़मीन ठेके पे दे देता हूँ और ठेकेदार उसके पास ज़मीन नहीं है, उसको ज़मीन चाहिए काश करने के लिए। तो वो क्या करता है, वो जनाब ठेके पे ज़मीन ले लेता है। अब उसके जो ज़मीन वो मुझसे ठेके पे लेता है उसका कुछ मुआवजा मुझे दे देता है और बाकी उसका जो प्रॉफिट होता है वो रख लेता है। मतलब दोनों के दरमियान मामलात चलते रहते हैं। अब ये है जी ठेकेदारी। मतलब पंजाब के अंदर उस वक़्त के जितने भी मामलात थे ठेकेदारी के, उसको सॉल्व करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। ये एक्ट कब आता है, ये 1887 का 16वां एक्ट है। उस एक्ट के अंदर, उस साल के अंदर बहुत सारे एक्ट पास हुए, 1 2 3 4, तो ये 16वें नंबर का एक्ट था जो 1887 में पास हुआ। और पास कब हुआ, 23 सितंबर 1887 में ये पब्लिश हो गया और ये लोगों के ऊपर लागू हो गया। अब इसके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेनेंसी एक्ट क्या है। टेनेंसी एक्ट क्या है, ठेकेदारी का एक्ट है। इसके एक्ट के अंदर जितने भी मामलात होंगे, जितना भी ये पूरे का पूरा एक्ट है, काफ़ी अच्छा बड़ा और बड़े वाला एक्ट है।
इस एक्ट के अंदर ये जो पूरे का पूरा एक अच्छा भला एक्ट है, इसके अंदर 116 सेक्शन है, बहुत बड़ा एक एक्ट है। अब इस एक्ट के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो बेसिकली ठेकेदारी के मुतालिक होगा। एक लैंडलॉर्ड होगा जिसकी ज़मीन होगी, वो एक टेनेंट को देगा, जो ठेकेदार होगा जो काश्त करेगा, तो ये सारा मामला इन दोनों के दरमियान चलेगा। वो ठेके पे कैसे देगा, ठेकेदार कैसे लेगा, रेंट कितना होगा, रेंट बढ़ेगा कैसे, रेंट कम कैसे होगा, तो ये सारे का सारा हम इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब इस एक्ट के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने हैं? इस एक्ट के जो टोटल चैप्टर्स हैं जी वो 8 है, 8 चैप्टर्स हैं। टोटल जो सेक्शंस हैं इसके जी वो कितने हैं? 116 सेक्शंस हैं। मतलब एक लंबा चौड़ा बड़े वाला एक्ट, इसके तकरीबन 50 सफ़े का एक एक्ट है। अब आप अगर इसको पूरा करने बैठ जाएं और पूरे का पूरा एक एक लाइन पढ़ने बैठ जाएं, अब ऐसे बच्चे हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड है, बायो का बैकग्राउंड है, और भी बहुत सारे बैकग्राउंड से बच्चे आए होते हैं, आर्ट्स के बैकग्राउंड से बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं लॉ क्या होता है। और लॉ की एक आपको पता है एक अलग से लैंग्वेज होती है, जस्ट ए बी इशू है, डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिनके मीनिंग्स होते हैं, प्रॉपर आपको सर्च करना पड़ता है। अगर आप इनको करने बैठ जाएँ तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो तैयारी का है, जो आपको ऐसे पे लगाना चाहिए, जो आपको जीके पे लगाना चाहिए, वो आप इधर वेस्ट कर लेंगे। इसीलिए जो एक कंप्रीहेंसिव और एक अच्छे हमने नोट्स बनाए हैं, हमने इसके हर सेक्शन को टारगेट किया है। ऐसा नहीं कि सेक्शन को छोड़ा नहीं, हर सेक्शन को टारगेट किया, हर चैप्टर को टारगेट किया है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सिर्फ वही निकाले हैं। अब एक आम बच्चा जो एक गैर ज़रूरी चीज़ को भी पढ़ता रहेगा, उसके मीनिंग सर्च करता रहेगा, और एक ऐसा बच्चा है जो नोट्स लेगा और देखेगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ मुझे इसी करना चाहिए, और वो फील करेगा। आप कोई भी एक एक्ट उठा के देखें, उसको पढ़ें और नोट्स को कंपैरिजन करें, आपको पता चल जाएगा कि कितने कंप्रीहेंसिव और कितने आप लोगों की तैयारी को टारगेट रखते हुए नोट्स बनाए हैं हमने। टोटल इसके 8 चैप्टर्स हैं, 116 इसके सेक्शन हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है या सबसे पहला जो सेक्शन होता है किसी भी एक्ट का, वो क्या होता है? वो होता है जी शॉर्ट टाइटल का। ये बहुत से बच्चों को पता है जिन्होंने पहले एक्ट हमसे पढ़े हैं। एक्सटेंड का, और उसके बाद क्या है जी कमेंसमेंट का। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 करवाऊंगा, सेक्शन नंबर 1, और इसका 2 सेक्शन जो है जिसके डेफिनेशन जो है आपको वो बढ़ा दूंगा। आपको फिर पूरे एक्ट के अंदर वो जब वर्ड्स बार बार आएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ जी ये वर्ड इसका मतलब ये है। शॉर्ट टाइटल जी, इसका टाइटल, इसका नाम क्या है? इसका नाम है द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। इसका कहते हैं दिस एक्ट मे कॉल्ड द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, तो ये इसका नाम है। उसके बाद ये एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? इसका दायरा कार कितना है, ये कितने ज़मीन के टुकड़े के ऊपर, ये किस मुल्क के ऊपर, या किस जगह के ऊपर, या किस इलाके के ऊपर इसका दायरा कार हो, ये लागू होता है। तो ये किसके ऊपर लागू होता है जी? द पंजाब, मतलब ये पंजाब के ऊपर लागू होता है। किसके ऊपर लागू होता है? पंजाब। और आप याद रखिएगा जब ये एक्ट पास हुआ था तब पंजाब कौन सा वाला था? पाकिस्तान वाला पंजाब भी और इंडिया वाला पंजाब, ये सारे का सारा पंजाब तब एक ही होता था। लेकिन 1947 के बाद अब पाकिस्तान अलग एक कंट्री बन गया है, और कंट्री बनने के बाद अब ये जो एक्ट डील करेगा ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान वाले पंजाब को डील करेगा। तो ये जी हमारे पास इसका एक्सटेंड कितना है? तो ये पाकिस्तान वाले पंजाब का, मतलब इसका जो एक्सटेंड होगा वो होल पंजाब होगा। होल मतलब मुकम्मल पंजाब के ऊपर। अब होल से मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि पंजाब के कंप्लीट जो सूबा है उसके ऊपर लगेगा। ऐसा नहीं होगा किसी एक डिवीजन के ऊपर, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, किसी एक तहसील के ऊपर नहीं, ये कंप्लीट पंजाब को कवर करेगा। और इसके बाद नंबर 3 पर इसका जी कमेंसमेंट। कमेंसमेंट होता है किस दिन ये लागू हुआ था, मतलब किस दिन ये लॉ के ऊपर एप्लीकेबल हो गया था। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इसकी कमेंसमेंट डेट वो है जिस दिन ये पब्लिश हुआ था, या जिस दिन ये गवर्नमेंट की तरफ से जिस दिन पब्लिश हुआ था, जिस दिन पास हुआ था, जिस दिन नोटिफिकेशन इसका आ गया था, उस दिन से ये लॉ के ऊपर लग गया। मतलब ये एक ही दिन में, ऐसा नहीं है कि मतलब एक साल के अंदर कुछ इसका पोर्शन आया हो, दूसरे साल के अंदर किसी दूसरा पोर्शन लगा हो, तो ये एक ही दफ़ा में एट वंस ये है हुआ एट वंस, मतलब एक ही टाइम में जिस दिन ये पास हुआ, पब्लिश हुआ, और जिस दिन ये लोगों के ऊपर लग गया, तो एक दिन के अंदर ये पूरे पंजाब के ऊपर इसने अपना दायरा कर बढ़ा लिया, ये पूरे पंजाब के लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल हो गया। अब हम चलते हैं जी, इसके अंदर 20 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, 20 मुख्तलिफ डेफिनेशन लिखी हुई हैं, और ये 20 की 20 डेफिनेशन मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। फिर आप पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वर्ड का ये मतलब है। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सारे के सारे उनके नाम, डेफिनेशन पूरी नहीं, उन डेफिनेशन के नाम, मतलब रेंट है, लैंड है, जगीरदार है, वो सारे के सारे, ताकि आपको समझ आ जाएगी कि हम किसको डेफिनेशन कर रहे हैं। तो फिर ये इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी 20 की 20 डेफिनेशन भी समझा देता हूँ, और फिर बाकी भी आपको बता दूंगा कि आपने पूरे एक्ट को कैसे कवर करना है जी। तो बच्चों, ये हमारे पास 21 डिफरेंट डेफिनेशन हैं
ये वो अल्फाज हैं जो बार बार एक्ट के अंदर इस्तेमाल होंगी। अगर आपको इनका मतलब समझ आ गया तो फिर आपके लिए पूरे का पूरा एक्ट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब आप MCQs पढ़ेंगे ना, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको समझ आ जाएगी जी लैंड का मतलब क्या है, टेनेंट का मतलब क्या है, एरियर का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि एक्ट के अंदर इन्होंने, जो एक्ट वाले होते हैं वो खुद लिखते हैं यार ये वर्ड जो है इनका मतलब ये होगा। तो डेफिनेशंस सारे वर्ड्स की पहले वो लिखते हैं जो मुश्किल अल्फाज हैं जो आगे बार बार इस्तेमाल होने हैं। सबसे पहले जी हमारे पास जो है वर्ड है वो है लैंड का। लैंड का मतलब ज़मीन, आप समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर लैंड का मतलब ज़रा डिफरेंट है। अब यहाँ से मुराद वो लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड है। कौन सी लैंड? एग्रीकल्चरल लैंड। उस ज़मीन, वो वाली ज़मीन जिसके ऊपर काश्तकारी होती है। अब देखिए एक वो ज़मीन है जिसके ऊपर कोई टाउन, कोई शहर आबाद है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर वहाँ पर एक शहर या एक गांव है, लेकिन और एक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर एक ज़मीन है जो एग्रीकल्चरल है। तो ये लैंड से मुराद यहाँ पर इस एक्ट के अंदर एक एग्रीकल्चरल लैंड होगी, या फिर एक एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कोई मकान बना हुआ है तो वो हमारे पास इस लैंड के अंदर कंसिडर किया जाएगा, या कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है। देखिए एक है शहर, एक शहर या टाउन उसकी ज़मीन है जो मतलब प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर आती है, और एक आता है लैंड रेवेन्यू के अंदर। अब लैंड रेवेन्यू के अंदर जो ज़मीन आएगी, जो ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर काश्तकारी होती है, कोई फसल काश्त की जाती है, वो वाली ज़मीन, या उस काश्त वाली ज़मीन के ऊपर कोई अगर कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है तो वो हमारे पास यहाँ से मुराद होगा। नंबर 2 पे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट जो अभी चल रही है हमारे पास, या 1947 से लेके या तब से लेके जो अभी तक जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट यहाँ से मुराद है जी। तो बच्चे इसके बाद हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है कमिश्नर की। कमिश्नर से मुराद यहाँ पर है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत। दो डेफिनेशन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर है, वो कह रहे हैं वो यहीं पर सेम है। आप लोगों को पता है जो हमारे पास लोग CSS करके आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, फिर आगे फर्दर कमिश्नर पे जाते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ कमिश्नर से मुराद वही है। और कमिश्नर जो है वो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अंदर उस रेवेन्यू ऑफिसर भी उधर होता है। उसके बाद है जी पे। अब पे एक वहाँ पर उन्होंने लिखा ग्रामेटिकल टर्म। पे से मुराद जो चीज़ आप अदा करते हैं, जो पैसे आप पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड हियर, कि वो ये पे का मतलब वही है। नंबर जो 5 है वो है रेंट की। रेंट से मुराद यहाँ पर क्या है, आपको पता है रेंट मतलब किराया। वही जो अगर आप किसी की ज़मीन ठेके पे लेते हैं, टेनेंसी पे लेते हैं, और आप वहाँ पे कोई फसल काश्त करते हैं, तो जो मालिक है आपने जो उसको पैसे पे करने हैं वो रेंट है, और यहाँ से मुराद वही रेंट है। उसके बाद जी एरियर ऑफ रेंट। अब एरियर ऑफ रेंट, अब देखिए मैं इसको ज़रा और क्लियर कर दूं। अब रेंट से मुराद ये है कि आपने 1 साल के लिए कोई ज़मीन ठेके पे ली है, कोई लीज पे ली है, आपने कोई मतलब एज टेनेंसी के तौर पे ली है, तो आपने जो आपका फ़र्ज़ करें 50,000 पे फिक्स हो गया। आजकल हमारे इस इलाके में जो रेट चल रहा है वो तकरीबन गंदम का रेट कम होने की वजह से पहले 1 लाख रुपए था ठेका, अब वो, या जो कह लें आप रेंट था, अब वो वहाँ से कम होके तकरीबन 25,000 या 30,000 के करीब आ गए। इतने कम हुए हैं जो हमारे पास रेंट है ज़मीनों के इस हमारे बावल नगर वाले रीजन की साइड पे, ड्यू टू क्योंकि यहाँ पर जो मेन फसल है वो गंदम ही होती है, तो उसका बहुत सारा जो रेट है वो कम हो गया ज़मीन के जो रेंट का। फिर उसके बाद जी एरियर ऑफ रेंट। अब देखें जी, फ़र्ज़ करें जी हमारे पास आपने किसी के साथ फिक्स कर लिया रेंट, और आपने एक टाइम फिक्स कर लिया कि मैं आपको जी, फ़र्ज़ करें जी मैं आपको 15 दिन तक पैसे पे कर दूंगा। अब आपने 15 दिन तक पैसे पे नहीं किए, दिन ज़्यादा हो गए, या फिर आपने कोई 1 लाख रुपए पे करना था, आपने 50,000 पे कर दिया है, तो जो बकाया जात होगा ना उस रेंट में, उसे कहते हैं एरियर। एरियर का मतलब होता है बकाया जात, बकाया जो चीज़ रह गई है। अब सम टाइम होता है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, टाइम गुजर जाता है कि आपने जो 1 साल के अंदर पैसे पे करने थे आपने साल के अंदर पे नहीं किए, टाइम ज़्यादा गुजर गया, वो एरियर होगा। या फिर आपने कोई 1 लाख रुपए पे करना था, आपने 50,000 पे किया, तो बाकी जो 50,000 टाइम गुजरने के बाद जो टाइम गुजर गया है तो वो भी आपका क्या होगा, एरियर होगा, बकाया जात होगा। जो बकाया जात उसको मुराद है यहाँ पर एरियर। फिर टेनेंट। टेनेंट से मुराद क्या होता है? टेनेंट से मुराद ठेकेदार है, जिसने ज़मीन ठेके पे ली हुई है, वो काश्तकार बंदा जिसने किसी की ज़मीन ठेके पे लेके वो काश्त कर रहा है या लीज पे लेके कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं टेनेंट। बेसिकली यहाँ पर मुराद वो किसान होगा, वो ज़मींदार होगा जो किसी ज़मीन ठेके पे ले रहा है, लीज पे ले रहा है, उस पर फसल काश्त कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है लैंड लॉर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक होता है लैंड ओनर, एक होता है लैंड ओनर और एक होता है लैंड लॉर्ड। इन दोनों में फ़र्क है। लैंड ओनर क्या होता है? ये होता है मालिक।
जिसकी अपनी ज़मीन हो ना, फ़र्ज़ करें आपके पास आपकी ज़मीन है 10 एकड़ जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो आप क्या मालिक हैं। अगर आप वो ज़मीन खुद काश्त कर रहे हैं ना तो आप मालिक, आप लैंड ओनर हैं, लैंड लॉर्ड नहीं हैं। मतलब आपकी 10 एकड़ ज़मीन है, आप उसको खुद ही काश्त कर रहे हैं, खुद ही वहाँ से फसल उठा रहे हैं, आप भी सारा काम कर रहे हैं। मतलब काम करने से मुराद ये नहीं कि आप वहाँ पे खुद हाल चला, आपके नौकर भी हो सकते हैं, कोई भी काम करने वाला हो सकता है, लेकिन मलकियत उसकी आपके पास है, आपने किसी को ठेके पे नहीं दी, लीज पे नहीं दी, आप उसको कर रहे हैं, तो आप लैंड लॉर्ड हैं। आप तो फिर आप लैंड ओनर है, आपके पास ज़मीन है, या फिर वो ज़मीन जो आपकी मलकियत है वो बेसिकली आपकी क्या है, आपकी ओनरशिप है, आप उस ज़मीन के मालिक हैं। लेकिन लैंड लॉर्ड से मुराद यहाँ पर क्या है, लैंड लॉर्ड से मुराद वो मालिक है वो ज़मीन का। लेकिन जो लैंड लॉर्ड है इसकी डेफिनेशन ज़रा लैंड ओनर से डिफरेंट है। ओनर से मतलब मालिक, एक आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, लेकिन लैंड लॉर्ड जो है ना, इससे मुराद क्या है, ऐसा लैंड लॉर्ड जिसके अंडर कोई टेनेंट काम कर रहा हो। टेनेंट से मुराद ये है कि ये अब लैंडलॉर्ड क्या, एक मालिक है ज़मीन का, इसने अपनी ज़मीन किसी को ठेके पे, किसी को लीज पे, किसी को टेनेंसी पे दी हुई है। लैंडलॉर्ड वर्ड की आपको समझ आ गई होगी। लैंड ओनर होता है ज़मीन का मालिक, लैंडलॉर्ड वो होता है जिसने ज़मीन अपनी किसी को टेनेंसी पे दी हुई, ठेके पे दी हुई, उसके अंडर कोई टेनेंट काम कर रहा हो। टेनेंट बेसिकली उसने सिर्फ उसके मुआवजे में वो रेंट ले रहा हो और उसका जो एक टेनेंट है वो काम कर रहा हो, टेनेंट के पास ज़मीन हो, टेनेंट उसमें फसल काश्त करे, उसको अनाज ले, सारा कुछ टेनेंट कर रहा होगा। मतलब ये है, आपको समझ आ गया होगा कि लैंड लॉर्ड बेसिकली वो होता है जिसके अंडर टेनेंट होता है, मतलब जिसने टेनेंट को ज़मीन ठेके पे दी हुई है, जिसने ज़मीन टेनेंसी पे दी हुई है, लीज पे दी हुई है और उसके अगेंस्ट वो रेंट उससे ले रहा है। फिर है जी टेनेंट। टेनेंट आपको समझ आ गया होगा, वही डेफिनेशन दोबारा मैंने लिख दी है। टेनेंट से मुराद है ठेकेदार है जिसने ज़मीन लीज पे ली हुई है। उसके बाद जी एस्टेट। एस्टेट क्या होता है, एस्टेट बेसिकली ग्रुप ऑफ लैंड को कहते हैं। मतलब ये इससे मुराद मौजा भी हो सकता है, आपने वर्ड सुना होगा मौजे का। मतलब गवर्नमेंट ने ना अपने जो PLR है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, या पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के तहत मुख्तलिफ ज़मीनों को मिला के ना एक मौजा बनाया हुआ ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आसानी के साथ की जा सके। जैसे हमारे गांव का नाम शम्मू वाला है और शम्मू वाला की एक अलग एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसी तरह हर गाँव की, हर शहर की अपनी एग्रीकल्चर लैंड होती है जो उसके नाम से मनसूब होती है। मतलब एक ज़मीन के काफ़ी सारे ज़मीन के एकड़्स को, मुरब्बों को मिला के एक स्टेट बना दिया जाता है ताकि उनके ऊपर एक पटवारी काम कर सके, नंबरदार के कितना मतलब कितना जुरिस्डिक्शन आ रही है, ये सरकार जब उसको मतलब एडमिनिस्ट्रेट कर सके तो सरकार को पता हो कि हमने इस ज़मीन की ये जो स्टेट है ना उसको हम डील कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्टेट मौजा भी होता है। आपको बहुत अच्छी तरह इसका आइडिया होगा। फिर ये लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू क्या होता है, सरकार, गवर्नमेंट जो होती है ना, अब जो पाकिस्तान की जो ज़मीन है एग्रीकल्चरल, जो आप में से बहुत सारे बच्चे जो शहर के अंदर रहते हैं जिनको पता नहीं है कि लैंड रेवेन्यू क्या होता है। अब लैंड रेवेन्यू बेसिकली ये होता है जब कोई भी किसान, चाहे वो मालिक हो चाहे वो टेनेंट हो, आप सिर्फ अपने माइंड में रखें एग्रीकल्चर लैंड, वो ज़मीन जिसके ऊपर फसल बोई जाती है, फसल काश्त होती है। अब जब वो फसल वहाँ से मतलब उसका हार्वेस्टिंग होती है, अब हार्वेस्टिंग होने के बाद जो ठेके की कीमत होगी या उसके ऊपर जो भी ख़र्चा हुआ होगा, वो सारे ख़र्चे निकाल के, सारे एक्सपेंसेस निकाल कर जो प्रॉफिट बचता है ना, प्रॉफिट उस क्रॉप में, उस फसल में, उसमें से जो गवर्नमेंट होती है वो अपना टैक्स लेती है। वो टैक्स बड़ा कम होता है, वो बड़ी मिनिमम प्राइस होती है, उसे कहते हैं लैंड रेवेन्यू। अब ये जैसे शहरों के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, लेते हैं, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वैसे ही जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसका भी लैंड रेवेन्यू होता है। उसे लैंड रेवेन्यू कह लें, टैक्स कह लें। तो ये सरकार लेती है, जो फसल आप काश्त करते हैं उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आप सारे निकाल लेते हैं, और जो प्रॉफिट बचता है ना, सोल प्रॉफिट, वहाँ पे महकमा नहर का जो माली पटवारी आता है वो आके असेसमेंट करता है कि आपने गन्ने की काश्त की हुई है, गंदम है, मकई है, चावल है, तो वो जितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से आपने जो गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन है, वैल्यू होती है, उतना गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है और उसके बिल आते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद नंबर 12 पे हमारे पास है रेट्स एंड सेस। अब रेट्स क्या होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये जो रेंट है ना, एक ज़मीन की 1 एकड़ है, 1 एकड़ ज़मीन का जो रेंट तय हो गया वो हो गया जी, फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये। अब ये फिक्स है, ये पे करना ही करना टेनेंट ने लैंड लॉर्ड को। तो ये हमारे पास क्या है, रेट्स हैं उसके। अब सेस से मुराद ये क्या है,
अब सेस से मुराद ये होता है कि अगर इसके अलावा ये जो रेंट है इसके अलावा भी अगर किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब कह लें कि सन 2025 के अंदर गवर्नमेंट को स्पेशल टैक्स लगा देती है कि ये 6 महीने के लिए हम ये टैक्स ले रहे हैं आप लोगों से, बाद में नहीं, मतलब कोई परमानेंट टैक्स नहीं है, वो किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, वो किसी एक इलाके के लिए हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं सेस। मतलब रेट्स के अलावा जो भी गवर्नमेंट कोई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर किसी स्पेशल रीज़न की वजह से अगर कोई लगाती है मतलब टैक्स, उसे कहते हैं हम सेस। उसके बाद ये विलेज सेस। अब विलेज सेस क्या होता है? विलेज सेस से मुराद ना तो ये है ना ये रेंट है। अब इन रेंट के अलावा या ना ये लैंड रेवेन्यू है, इनके अलावा अब फ़र्ज़ करें कोई गांव है, गांव के अंदर कोई नंबरदार या फिर लोकल लेवल के ऊपर आप लोग डिसीजन लेते हैं जी, फ़र्ज़ करें यहाँ से हमारे जो सड़क, गांव में सड़क गुजर रही है ना, फ़र्ज़ करें, तो जब बारिश आती है तो शगाफ पड़ जाते हैं, मिट्टी वहाँ से उतर जाती है, तो गांव वाले ये फैसला करते हैं कि हम जी इतने इतने पैसे सब लोगों से इकट्ठे करेंगे ताकि सड़क की मरम्मत होती रहे। या फिर जैसे अब हमारे गाँव के अंदर क्या होता है, मैं अपने गाँव का बताता हूँ, यहाँ पर ये होता है कि वाटर सप्लाई का पानी आता है, गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई के जो लगाए थे ना सारी मोटरें और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया था, पहले गवर्नमेंट बिल पे करती थी और बहुत ही मिनिमम पे लेती थी, बाकी लोगों से बिल लेती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको प्राइवेटाइज कर दिया, उन्होंने दे दिया लोगों को। अब यहाँ पर जो हमारे गांव है वहाँ पर अब ये जो हमारा गांव है यहाँ पर हमने एक बंदे को ड्यूटी दी हुई है, वो हमसे पूरे गांव से हर महीने के बाद 1,000 रुपये बिल लेता है और बाकी सारी जितनी भी मेंटेनेंस होती है वो करता है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही मतलब मसला आ जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कोई मोटर जल जाए, कोई मोटर जल जाए या कोई पैप टूट जाए, ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो फिर वो मस्जिद में ऐलान कराते हैं कि जी इतना नुकसान हुआ है, तो सारे लोगों को 200-200 रुपये 500-500 रुपये आ गया जनाब, पूरा गांव मिल के दे ताकि इस काम को जल्दी करवाया जा सके और एक बंदे पे बोझ भी ना है। तो ये यहाँ से मुराद विलेज सेस है। अगर आपने लोकल लेवल के ऊपर कोई भी आपने इन लैंड रेवेन्यू के अलावा, रेट्स के अलावा, कोई ठेके के अलावा अगर आप लोगों ने खुद से डिसाइड किए हुए हैं जिसमें सब लोग अमल कर रहे हैं, उसे कहते हैं विलेज सेस। वो कोई आपका कस्टमर ही हो सकता है, मतलब आपका कोई मतलब कह लें कि कस्टम जिसे हम कहते हैं, कोई रवायत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम विलेज सेस कहते हैं, जिसमें सब लोग मुतफिका तौर पे कोई भी काम कर रहे हों। फिर जी विलेज ऑफिसर। विलेज ऑफिसर क्या होता है? इसमें हमारे पास यहाँ पर 3 लोग होते हैं। एक होता है चीफ हेडमैन, हेडमैन या फिर पटवारी। ये 3 लोग जो होते हैं ये होते हैं जी हमारे पास विलेज ऑफिसर। चीफ हेडमैन और पटवारी, ये आपने याद रखना है, ये विलेज ऑफिसर कहलाते हैं। फिर नंबर 15 पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो जी रेवेन्यू ऑफिसर की या फिर रेवेन्यू कोर्ट की। मैंने आपको बताया ना कि ये जो डिप्टी कमिश्नर होता है, मैंने आपको बताया था कि कमिश्नर होता है, ये रेवेन्यू ऑफिसर भी होता है। तो जितने भी महकमा जो रेवेन्यू उसके अंदर जो ऑफिसर होंगे उन्हें हम रेवेन्यू ऑफिसर्स कहेंगे। और रेवेन्यू कोर्ट है, याद रखें, जितने भी लैंड रेवेन्यू केसेस होते हैं ना उन सबको कौन डील कर रहा होता है? उनको रेवेन्यू कोर्ट कर रही होती है। तो ये इनकी एक अलग अदालतें होती हैं, अलग केसेस चल रहे होते हैं ताकि मामला को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। उसके बाद जी 16 नंबर पर हमारे पास है जागीरदार। जागीरदार से मुराद ये है कि ऐसा बंदा, ऐसा ज़मीन का मालिक जिसके पास काफ़ी सारी ज़मीन हो और गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हो, लैंड रेवेन्यू। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है? जागीरदार होता है। उसके बाद नंबर 18 पर हमारे पास है जी एग्रीकल्चरल ईयर। इसे हम कहते हैं ज़रई साल। तो ज़रई साल कब शुरू होता है? मतलब ये सारा जो टेनेंसी का मामला है, अब देखिए आपने ज़मीन, फ़र्ज़ करें आपने ज़मीन मुझे ठेके पे दे दी है, अब आप कौन सी डेट को मुझे दे रहे हैं, कौन सी डेट पे हम उससे ज़मीन वापस लेंगे, तो ये सारा का सारा एग्रीकल्चर ईयर पे डिपेंड कर होता है। तो एग्रीकल्चर ईयर जो मोस्टली है या अमूमन वो शुरू होता है जी 16 जून से। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQs है। जो हमारे पास एग्रीकल्चर ईयर है वो 16 जून से शुरू होता है। या फिर इसके अलावा अगर गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट किसी भी टाइम के लिए ये जो साल चेंज कर दे या फिर वो ये नोटिफिकेशन के अंदर दे दे कि इस साल जो होगा ना जी ज़रई साल, वो 16 जून से नहीं बल्कि किसी और डेट से शुरू होगा, तो वो हमारे पास होगा एग्रीकल्चर ईयर की डेट। उसके बाद नंबर 19 में हमारे पास है जी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मुराद वही नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो बेसिकली नोटिफिकेशन ही होगा। फिर जी इम्प्रूवमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये आपने जो मेरे नोट्स उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, इम्प्रूवमेंट का वर्ड बार बार आता है। तो जो इम्प्रूवमेंट है ना बच्चे, वो बेसिकली ये है, आपने जो एक लैंड लॉट से फर्क ज़मीन ले लिया लीज पर, अब फॉर द जैसे टाइम गुजर रहा है, अब आपने 1 साल ज़मीन ठेके पे ली है, लीज पे ली हुई है, टेनेंसी पे ली हुई है, अगले साल उसका जो रेट बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट हुई है ना, रेट इंक्रीज़ हो गया, फ़र्ज़ करें जी फसल अच्छी हो गई है, पूरे इलाके में रेट ज़्यादा हो गए हैं, तो जो इंप्रूवमेंट आएगी रेट के अंदर वो भी है। फ़र्ज़ करें डेप्रिसिएशन आ जाती है कि मतलब आपने ज़मीन ठेके पे ली हुई है और वहाँ पर मतलब कि फसल का रेट अच्छा नहीं लगा, पूरे इलाके में रेट डाउन हो गए हैं, तो फिर क्या होगा? इंप्रूवमेंट
हो, मतलब अब क्या रेट इंप्रूव नहीं करेगा, रेट कम हो जाएंगे। और ये सारा का सारा जो पैसों के मुतालिक है, ज़मीन ठेके पे देनी है, पैसे बढ़ने हैं कम होने हैं, आपने जो लैंड रेवेन्यू देना है वो किसको देना है, कितना देना है, कम देना, ज़्यादा देना, जो इंप्रूवमेंट्स होंगी रेट्स के अंदर, जो मतलब कह रहे हैं कि भाव ताव के अंदर जो इंप्रूवमेंट होगी या कम होगी चीज़ें, उसे हम कहते हैं इंप्रूवमेंट। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 है मुकर्रदार। मुकर्रदार ये हमारे पास बेसिकली जो अटक है या फिर रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर जो ऐसा लैंडलॉर्ड जिसके पास ज़मीन हो, और जो हमारे पास क्या है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1952 जो आया है, जो अमेंडमेंट हुआ है, अब देखिए इससे पहले किसी के पास ज़मीन हो या फिर उसके बाद हो, अटक और रावलपिंडी के अंदर उसे हम मुकर्रदार कहते हैं। तो ये हमारे पास हैं जी डेफिनेशन, 21 डेफिनेशन हैं हमारे पास पंजाब टेनेंसी एक्ट के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब आप जो मैंने आपको नोट्स दिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो सारी चीज़ें हमने की हैं, और जब वो वहाँ पर आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इससे मुराद ये चीज़ है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसका मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह पूरे को तैयार करना है। अगर आप इसको पूरे को वर्ड बाय वर्ड आप करने बैठेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाएं और इसको जल्दी से जल्दी करें। आप देखें कौन कौन सी चीज़ें इस एक्ट में इंपॉर्टेंट है। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में रखेगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।